डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 11वां अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति की प्रश्नावली 11.3 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 13 से उदाहरण नंबर 18 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो बेसिक जानकारी में हम समतल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक समतल को अद्वितीय रूप से ज्ञात करने के लिए क्या शर्त हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक समतल अद्वितीय रूप से ज्ञात हो सकता है कि ये कंडीशन हो क्या, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये मूल बिंदु। मान लिया कि ये कोई समतल है तो और एक तो ये होना चाहिए कि मूल बिंदु से इस समतल की दूरी हमें पता हो, मूल बिंदु से समतल की दूरी पता हो और साथ में क्या होना चाहिए, समतल का अभिलंब भी पता होना चाहिए। एक तो समतल का अभिलंब हमें पता है और दूसरा मूल बिंदु से समतल की दूरी हमें पता है, तो हम उस समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है और इसको बोलते हैं अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। जो इस टाइप से जो समीकरण आएगा वो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण कहलाएगा। यानी एक कंडीशन क्या है समतल को अद्वितीय रूप में दर्शाने की, ये कि मूल बिंदु से समतल की दूरी हमें पता होनी चाहिए और समतल का अभिलंब यदि हमें पता है तो वो समतल का समीकरण निकलेगा, वो अद्वितीय होगा। द्वितीय रूप से समतल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यदि उस पे हमें एक बिंदु दे रखा हो समतल पर कि इस बिंदु से समतल गुजरता है और एक दिशा हमें दे रखी हो जो समतल के लंबवत हो, यानी एक बिंदु समतल पर और एक दिशा समतल के लंबवत दी हो, तो भी हम समतल का अद्वितीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। एक कंडीशन और भी है तीसरी कि समतल का अद्वितीय रूप कब हम ज्ञात कर सकते हैं, वो है यदि समतल के हमें तीन बिंदु दे रखे हों कि दिए गए तीन असरेख बिंदुओं से समतल गुजरता हो। बिंदुओं की कंडीशन ये है कि ये कैसे होने चाहिए, असरेख होने चाहिए। x1 y1 z1 है, b है वो x2 y2 z2 है और c जो है वो x3 y3 z3, यानी तीन असरेख बिंदुओं से समतल गुजरता हो। असरेख बिंदुओं से समतल गुजरता हो, तब भी समतल को अद्वितीय रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक समतल को अद्वितीय रूप से प्रदर्शित करने की ये तीन अलग अलग शर्तें हैं। इनमें से यदि कोई एक शर्त होगी तो समतल को अद्वितीय रूप से हम दर्शा सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि मूल बिंदु से समतल की दूरी हमें पता हो और समतल का अभिलंब यदि हमें पता है तो हम समतल को अद्वितीय रूप से दर्शा सकते हैं। दूसरा ये है कि समतल एक बिंदु से गुजरता हो और एक दिशा दे रखी हो जो समतल के लंबवत हो, तो भी हम समतल का समीकरण अद्वितीय रूप से ज्ञात कर सकते हैं। यदि तीन असरेख बिंदु हमें दे रखे हैं समतल के, तो भी हम एक समतल का समीकरण अद्वितीय रूप से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे।
जैसे मैंने पहली शर्त बताई थी, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, उसके लिए समतल का अभिलंब हमें चाहिए और मूल बिंदु से समतल की दूरी चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि माना एक समतल जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी d है, तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ले लिया, ये एक तल हमने ले लिया और मूल बिंदु से समतल की दूरी है वो हमने d मान ली। अब O1 मूल बिंदु से तल पर लंब है, जो कम से कम दूरी होती है किसी बिंदु से तल की, जो कम से कम दूरी है वो यहाँ पे लंब होती है। तो O1 जो है वो मूल बिंदु से तल पर लंब है और O1 के अनुदिश हमने n कैप मात्रक अभिलंब सदिश माना है। तो यहाँ से O1 के बराबर हो जाएगा O1 बराबर d इंटू n कैप, और इसको हम नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। अब ये P कोई बिंदु x y z हमने प्लेन पर लिया, माना कोई बिंदु P x y z समतल पर है। अगर ये समतल पर है, ये समतल पर लंब है, तो इसका मतलब O1 लंब होगा NP पे, तो इसलिए O1 लंब होगा NP पर, और O1 NP पर लंब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, NP और O1 की डॉट प्रोडक्ट, NP और O1 की डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगी। अब O1 तो हमारे पास है, NP हमें ज्ञात करना है, तो NP हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये NP कैसे ज्ञात हो जाएगा, ये हो जाएगा OP माइनस O1, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये हो जाएगा। तो ये R माइनस ये वेक्टर जो है वो हमने क्या मान रखा है O1, ये dn है, तो NP हो जाएगा R माइनस dn कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट O1 है वो dn कैप है बराबर 0। अब ये देखो, ये d डिस्टेंस है, ये 0 हो नहीं सकता, d बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए R माइनस dn कैप डॉट n कैप इज इक्वल टू 0, R डॉट n कैप माइनस d n कैप डॉट n कैप बराबर 0, n कैप और n कैप की डॉट प्रोडक्ट करें तो हम 1 होता है, तो R डॉट n कैप माइनस d बराबर 0, R डॉट n कैप बराबर d, ये समीकरण आया। ये समतल का सदिश समीकरण है, समतल का सदिश समीकरण है। यानी समतल का सदिश समीकरण कैसे, हमें जब क्वेश्चन करेंगे एक तो d का मान दिया होगा, एक n का मान दिया होगा, वेक्टर n दिया होगा, तो हम n कैप ज्ञात कर लेंगे, r डॉट n कैप बराबर d, ये समतल का सदिश समीकरण हो जाएगा। अब कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण के लिए हम r को लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk और डॉट n कैप बराबर d। यदि n कैप के डायरेक्शन कोसाइन हम l m n ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा lx या li प्लस mj प्लस nk बराबर d। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz बराबर d। तो ये समतल का कार्तीय समीकरण है। तो यहाँ पे अभिलंब रूप में हमने समतल के समीकरण ज्ञात किए, सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी। तो यहाँ पे हमने मूल बिंदु से जो समतल था उसकी लंबवत दूरी d ली, O1 जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और n हमने इसका मात्रक अभिलंब सदिश माना, तो O1 के बराबर ये dn हो जाएगा।
अब कोई बिंदु एक्स वाई जेड हमने प्लेन के ऊपर ये लिया, तो ये O1 और NP दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगी। यहाँ से NP/O1 के हमने मान रख दिए। ये जो समीकरण आया पहला R डॉट N बराबर D, ये समतल का सदिश समीकरण है। और कार्तीय समीकरण के लिए हमने R की जगह XI प्लस YJ प्लस ZK रख दिया और N कैप की जगह LI प्लस MJ प्लस NK रख दिया, जहाँ पे N के डायरेक्शन को साइन LMN है। तो इस तरीके से समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण अभिलंब रूप में हमारे पास आया। अब उदाहरण नंबर 13 है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/वर्गमूल 29 की दूरी पर है और इसका अभिलंब 2i माइनस 3j प्लस 4k है। तो ये देखो किस टाइप से हमें दिया हुआ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये मूल बिंदु और यहाँ पे हमें ये समतल दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है वो d हमें दे रखा है 6/वर्गमूल 29 और इसके अभिलंब जो दे रखा है n के बराबर, ये अभिलंब 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो यहाँ d के बराबर हमें 6/वर्गमूल 29 मिला और n के बराबर अभिलंब 2i माइनस 3j प्लस में 4k। तो हमें n कैप ज्ञात करना है, तो पहले n का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, 2 का वर्ग प्लस में माइनस 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस में 16, 16 9 25 और 4 29। अब हमें चाहिए n कैप। n कैप होता है वेक्टर n बटे n का मैग्नीट्यूड, यानी 2i माइनस 3j प्लस 4k बटे वर्गमूल 29, ये n कैप आया। अब समतल का सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो समतल का सदिश समीकरण जो होता है वो R डॉट n कैप बराबर D, ये होता है। तो समतल का सदिश समीकरण ये ज्ञात करना है, तो ये होता है R डॉट n कैप बराबर D। तो R डॉट n कैप का मान रखो यहाँ पे 2i माइनस 3j प्लस में 4k बटे वर्गमूल 29 बराबर D का मान है 6/वर्गमूल 29। ये वर्गमूल 29 से वर्गमूल 29 कट जाएगा। R डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k बराबर 6, ये अभिष्ट सदिश समीकरण समतल का आया। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल था, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, फार्मूला है R डॉट n कैप बराबर D, तो हमें n कैप ज्ञात करना पड़ेगा। तो R डॉट n कैप का मान रख दिया, D का रख दिया, तो ये समीकरण आया। इस तरह से उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 14 है, समतल R डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे n कैप का मान ज्ञात करना है, फिर हम दिक कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें दी गई समीकरण है R डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k बराबर, इसको लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस माइनस में नहीं लेना होता, डिस्टेंस प्लस में चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो R डॉट माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k बराबर 1 हो जाएगा। अब ये इसका n, ये n है वो है -6i प्लस में 3j और प्लस में 2k। इसका मैग्नीट्यूड हम ज्ञात करेंगे, n का मैग्नीट्यूड ये होगा -6 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग और इसका वर्गमूल 36 प्लस 9 प्लस 4, 36 9 45 और 4 49, 49 का वर्गमूल 7। अब दोनों तरफ 7 से भाग देने पर
दोनों तरफ 7 से भाग देने पर ये हो जाएगा r डॉट माइनस 6/7 i प्लस 3/7 j प्लस 2/7 k बराबर 1/7। अब इसकी तुलना r डॉट n कैप इज इक्वल टू d से करेंगे। इसकी तुलना r डॉट n कैप इज इक्वल टू d से करने पर तो यहाँ पे n कैप जो है वो आ जाएगा माइनस 6/7 i प्लस 3/7 j प्लस में 2/7 k और ये समतल के लंब इकाई सदिश है। तो समतल के लंब इकाई सदिश ये है। अब हमें क्या करना है, इस इकाई सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करने। तो ये दिक् कोसाइन होते हैं, अभिष्ट दिक् कोसाइन ये हो जाएंगे माइनस 6/7, 3/7 और 2/7। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि इधर आपको पॉजिटिव बनाना है। यदि पॉजिटिव नहीं है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करके हम पॉजिटिव बना लेंगे। फिर इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करो और मैग्नीट्यूड को दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अब ये जो हमारी समतल की समीकरण आई है r डॉट n कैप इज इक्वल टू d के रूप की है। अब यहाँ n कैप का मान ये है और ये n कैप जो है वो समतल के लंब में इकाई सदिश है। तो इसके अभिष्ट जो दिक् कोसाइन है वो LMN ये आ जाएंगे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 15 है, समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस 6 को उधर ले जाओ, 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 6 ये आया और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ के दिक् अनुपात देखो, 2 माइनस 3 और 4 है, लेकिन हमें यहाँ पे दिक् कोसाइन चाहिए। समीकरण 1 के दिक् अनुपात है वो है 2 माइनस 1 और 4। तो समीकरण 1 के दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करने हैं। दिक् कोसाइन ये हो जाएंगे 2/2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और इसका वर्गमूल माइनस 3/4 प्लस 9 प्लस 16 और 4/4 प्लस 9 प्लस 16 ये आ जाएंगे। तो ये 4 9 13 और 16 29, 2/वर्गमूल 29 माइनस 3/वर्गमूल 29 और 4/वर्गमूल 29। तो यहाँ पे ऐसा कब हो सकता है, जब समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्गमूल 29 से हम भाग दें। दोनों तरफ समीकरण 1 को वर्गमूल 29 से भाग देने पर, जब ये भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 29 x माइनस 3/वर्गमूल 29 y प्लस 4/वर्गमूल 29 z बराबर 6/वर्गमूल 29। अब ये जो समतल का रूप बना है वो इस टाइप का बना है कि Lx प्लस My प्लस Nz बराबर D के रूप का है। यह जो समतल है ये Lx प्लस My प्लस Nz बराबर D के रूप का है, जहां D मूल बिंदु से समतल की दूरी है। तो यहाँ D के बराबर जब इसको कंपेयर करते हैं तो D बराबर 6/वर्गमूल 29 और ये क्या है, ये समतल से मूल बिंदु की दूरी, ये हमें 6/वर्गमूल 29 मिला। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 16 है, मूल बिंदु से समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0 पर
डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं कि लंब है वो ओपी मानना है, माना ओ से समतल पर डाला गया लंब ओपी है और पी के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1, z1 है। तब OP के दिक् अनुपात हम ज्ञात करेंगे। ये तो 0, 0, 0 है। OP के दिक् अनुपात, OP के दिक् अनुपात हो जाएंगे x1 माइनस 0, x1, y1 माइनस 0, y1 और z1 माइनस 0, z1। ये OP के दिक् अनुपात आ गए। अब यहाँ पे दिया गया समतल है, इसके दिक् कोसाइन हम ज्ञात करेंगे। दिए गए समतल के दिक् कोसाइन ये इस तरीके से हो जाएंगे। पहले इस 6 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 6। तो यहाँ इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए 2/2 का वर्ग प्लस में माइनस 3 का वर्ग और प्लस में 4 का वर्ग, इसका वर्गमूल। एक दिक् कोसाइन ये हुआ माइनस 3/2 का वर्ग प्लस में माइनस 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग। और तीसरा दिक् कोसाइन ये है कि 4/2 का वर्ग प्लस में माइनस 3 का वर्ग और प्लस में 4 का वर्ग, ये हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/4 और 9 13 और 16 29 माइनस 3/वर्गमूल 29 और 4/वर्गमूल 29। अब एक रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन दोनों है वो समानुपाती होते हैं। हम जानते हैं कि एक रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। तो इसका अर्थ इसी रेखा के दिक् अनुपात x1, y1, z1 है और इसके दिक् कोसाइन जो है वो ये है। तो इनको समानुपाती हम करेंगे। x1/2 वर्गमूल 29 बराबर y1 माइनस 3 वर्गमूल 29 और बराबर z1 ये 4 वर्गमूल 29 और इसको हम लिख सकते हैं k। तो यहाँ से x1 का मान आ जाएगा, x1 का मान आया 2 वर्गमूल 29 के, y1 का आया माइनस 3 वर्गमूल 29 के और z1 का मान आया 4 वर्गमूल 29 के। ये तीनों मान हमारे पास आए हैं और ये तीनों के और k के बराबर हमारे पास क्या है, k के बराबर जब हम उसको लिखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो k और k का मान है वो 6/वर्गमूल 29 आएगा। ये x1, y1, z1 का मान जब हम दी गई समीकरण में रखेंगे तो x1, y1, z1 का मान दी समीकरण में रखने पर जब ये रखेंगे तो k का मान आ जाएगा हमारे पास 6/वर्गमूल 29 और ये 6/वर्गमूल 29 हम x1, y1, z1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 12/29। तो अभीष्ट बिंदु जब ये 6/वर्गमूल 29 यहाँ रखोगे तो ये आया 12/29 माइनस 18/29 और ये हो जाएगा 24/29। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बिंदु P मानना जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। पहले यहाँ OP के दिक् अनुपात हमने ज्ञात कर लिए, फिर दी गई समतल के समीकरण से डायरेक्शन कोसाइन हमने ज्ञात कर लिए। अब हम जानते हैं कि दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन दोनों समानुपाती होते हैं।
हमने k के समानुपाती दिखा दिया, x1 y1 z1 का मान आया, और ये जब दी गई समीकरण में हम रखेंगे तो k का मान आ जाएगा और k का मान वापिस यहाँ जचा दो तो अभिष्ट बिंदु आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। जैसे ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस हमने ले लिया, ये एक समतल लिया, इसके ऊपर बिंदु p x y z लिया और हमें ये बिंदु दिया हुआ है और एक सदिश दिया हुआ है जो इस समतल के अनुलंब में है यानी परपेंडिकुलर है। तो हमें इस समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम एक दूसरा बिंदु A और ले लेंगे इसके ऊपर x1 y1 z1। तो इसका पोजीशन वेक्टर r मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर a मान लिया। यदि AP हम ज्ञात करें तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से r माइनस a हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो AP पे n है वो लंब हो जाएगा, तो इसका मतलब AP का डॉट प्रोडक्ट n के साथ 0 होगा। तो AP का मान r माइनस a है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट n के साथ 0, तो ये समतल का सदिश समीकरण आया। अब r के बराबर हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk, और a के बराबर लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये कार्तीय रूप के लिए हम यहाँ पे r और a का मान रख। अब कार्तीय रूप के लिए हम क्या करेंगे, कार्तीय रूप के लिए r का मान यहाँ से xi प्लस yj प्लस zk आ जाएगा, a का मान x1i प्लस y1j प्लस z1k आ जाएगा, n हम मान लेते हैं ai प्लस bj प्लस में ck। यहाँ r का मान रख देंगे, यहाँ a का मान रख देंगे, r माइनस a ये ज्ञात करेंगे। तो r माइनस a करेंगे x माइनस x1 इंटू आई प्लस y माइनस y1 इंटू j प्लस z माइनस z1 इंटू k, बीच में डॉट है, यहाँ n का मान बराबर 0, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देंगे। तो ये दिए गए समतल का कार्तीय रूप आया। अब आगे हम उदाहरण हल करते हैं। अब उदाहरण नंबर 17 है, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 माइनस 4 से जाता है और 2 माइनस 3 माइनस 1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो यहाँ a के बराबर हो जाएगा 5i प्लस में 2j माइनस में 4k, और n के बराबर है 2i प्लस में 3j माइनस में k। अब इस टाइप का जो समीकरण होता है वो बनता है r माइनस a डॉट n बराबर 0। इसलिए समतल का सदिश समीकरण ये होगा कि r माइनस a डॉट n बराबर 0। तो यहाँ r का मान r ही रहेगा, माइनस a का मान 5i प्लस में 2j माइनस 4k, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस k बराबर 0। ये जो है ये दिए गए समतल का सदिश समीकरण आया। अब हमें कार्तीय रूप में इसका रूपांतरण करना है, तो r का मान हम रख देंगे। अब कार्तीय रूप के लिए तो r का मान xi प्लस yj प्लस zk रखेंगे, तो ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस में zk माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस k बराबर 0 के। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू आई प्लस y माइनस 2 इंटू j प्लस z प्लस में 4 इंटू k, इसका डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस k बराबर 0 के साथ। तो ये होगा 2x माइनस 5 प्लस में 3 y माइनस 2, ये i के कंपोनेंट के आपस में मल्टीप्लाई, j की आपस में और k की आपस में, तो z प्लस में 4 बराबर 0 ये आया। ये 2x प्लस 3y माइनस z
-10 -6 -16 और 4 -20 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z बराबर 20। तो दिए गए समतल का अभीष्ट समीकरण है और कौन सा रूप है? कार्तीय समीकरण है। सबसे पहले हमने ये जो दिया गया बिंदु था उसको a मान लिया और जो हमें रेखा पर लंब दिया हुआ था उसको n माना। फिर हमें ये पता है कि समतल का सदिश समीकरण है r माइनस a डॉट n होता है। यहाँ a और n का मान भर दिया तो ये सदिश समीकरण आया। जब r के बराबर हमने xi प्लस yj प्लस z के रखा और डॉट प्रोडक्ट ये करके सोल्व किया तो ये जो आया है ये अभिष्ट कार्तीय समीकरण है। इस तरह से उदाहरण नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब आगे है 3 असरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। तो ये समतल जिस तरह से ये मान लिया ये 3 बिंदु है, इनसे होकर जाता है और एक चौथा बिंदु हमने यहाँ पे अपनी तरफ से p x y z ले लिया। तो अब इस समतल का समीकरण है वो x y z में आएगा, कार्तीय रूप में हम ज्ञात करेंगे, बाद में वेक्टर फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। इसके बाद यहाँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहाँ आ जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 और इसका सारणिक 0 के बराबर आपको रख देना है। तो ये जो सारणिक का मान आएगा वो अभिष्ट समीकरण आएगा उस समतल का जो 3 असरेखीय बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से गुजरती है। तो अब आगे एक उदाहरण करेंगे और इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। उदाहरण हल करने से पहले हम इसका सदिश समीकरण और ज्ञात करना सीखेंगे। यदि 3 असरेखीय बिंदु हमें दे रखे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये मूल बिंदु, और हम मान लेते हैं r, s और t। यहाँ पे ये 3 बिंदु है जिनसे समतल गुजरता है। r x1 y1 z1, s x2 y2 z2 और t है वो x3 y3 z3 है। तो यहाँ पे जो समीकरण बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि r माइनस a इसका डॉट प्रोडक्ट ये b माइनस a गुणा में c माइनस a, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके साथ r माइनस a का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो याद रखने के लिए कि r डॉट a और क्रॉस प्रोडक्ट किसका, rs क्रॉस rt बराबर 0। तो सवालों में हम ये वाला यूज करेंगे। अब उदाहरण हल करेंगे। अब उदाहरण नंबर 18 है, बिंदुओं r 2 5 माइनस 3 s माइनस 2 माइनस 3 5 तथा t 5 3 माइनस 3 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो वेक्टर a के बराबर है 2i प्लस 5j माइनस 3 के, वेक्टर b बराबर है माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5 के और वेक्टर c के बराबर 5i प्लस 3j माइनस 3 के। ये है। अब a b c से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ये होगा कि a b c से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ये होगा। इसका पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है r माइनस a डॉट b माइनस a इसका क्रॉस c माइनस a के साथ और बराबर 0। तो ये मान रख दो बस।
r माइनस ए का मान है 2i प्लस 5j माइनस 3k और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b माइनस ए, तो -2 -2 माइनस 4i माइनस 8j और प्लस में 8k, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, c माइनस ए के साथ, c में से a घटाओ 3i और माइनस में 2j और ये k वाला पार्ट हट जाएगा। तो पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 और ये जब हम सोल्व कर लेंगे तो वो फाइनल हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इतना छोड़ दोगे तो भी आपका सही है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 18 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। यदि फार्मूला आपको याद है तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के फार्मूले मैंने अलग अलग आपको बताए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।